Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 18th class of CA Inter Auditing. Hope you have completed the earlier classes and learned them. Give your reviews and ask your queries in the comment box. Use the comment box wisely. So, coming to chapter number 12 and continuing with this audit of banking, coming to page number 12.29 audit of revenue items. अब अपन ने जब ये फर्स्ट वीडियो ऑडिट ऑफ बैंक्स का अपन लोग देख रहे थे तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि बैंक अपने P&L और बैलेंस शीट सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 1 के हिसाब से बनाता है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके पार्ट ए के अंदर तो बैलेंस शीट होती है और पार्ट बी के अंदर थर्ड शेड्यूल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है। तो अपन लोगों को यही बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इसका रहता है ये सेक्शन जो रहता है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 29 रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट इन फॉर्म नंबर बी ऑफ थर्ड शेड्यूल टू दैट एज नियर देयर टू एज द सर्कमस्टांसेस एडमिट। ये अपन ने एडवांस अकाउंट्स के अंदर भी ये पढ़ रखा है तो इसको अपन वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं इसको। अब इनकम बैंक की इनकम क्या रहती है? द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस हेड इंटरेस्ट अर्नड और अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न के अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट ऑन एडवांसेस या फिर बिल्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेज विद RBI और अदर बैंक इंटरबैंक फंड्स और अदर इंटरेस्ट। ठीक है, आपसे ये MCQ पूछा जा सकता है इंटरेस्ट के लिए कि इनमें से कौन सा इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट वाली डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा बैंक की इनकम के अंदर। तो वो लोग इसमें से अदर इनकम वाले पार्ट में से आपको 3 पार्ट दे देंगे और एक इंटरेस्ट वाला दे देंगे, तो उसमें से आपको ऑड वन आउट एक्सक्लूड करना रहेगा। तो आप ये रीड कर लीजिएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स कि इनकम की अपन लोग ऑडिट अप्रोच क्या रखेंगे जब हम लोग इनकम को ऑडिट कर रहे होंगे और उसके प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ इनकम द ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट रिकॉर्डेड इनकम अरोज फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल 1920 की ऑडिट चल रही है तो वो जो इनकम अपने बुक्स के अंदर शो हो रही है वो 1920 मतलब रेलेवेंट पीरियड की ही होनी चाहिए एंड पर्टेन टू द बैंक और उसी बैंक की होनी चाहिए। देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम। ऐसा नहीं होगा कि अपन ने इनकम तो कमा ली लेकिन बुक्स के अंदर अपन ने रिकॉर्ड नहीं करा। एंड द इनकम इज रिकॉर्डेड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट, जो उसका अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए था, जितना इंटरेस्ट उस पीरियड का बनना था उतने ही अमाउंट की और उतने ही पीरियड की इनकम अपन ने रिकॉर्ड करी हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे और अप्रोच रहेगी। RBI ने एडवाइस दे रखी है दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम विच एक्सीड्स 1% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द बैंक। अभी MCQ में पूछ सकते हैं आपके कि कितना परसेंट एक्सीड करते ही आपको इफ़ द RBI के एडवाइस का पालन करना पड़ेगा। इफ़ द इनकम इज रेकॉर्ड ऑन अ ग्रॉस बेसिस और 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, इफ द इनकम इज रेकॉर्ड ऑन नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड ऑन एक्रूअल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो RBI ने बोला है कि जब भी अपना 1% ऑफ द इनकम अगर मतलब 1% ऑफ द इनकम अपनी इनकम 1% से एक्सीड करती है ऑन ग्रॉस बेसिस अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर हम लोग उसको नेट ऑफ कॉस्ट करके रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हम लोगों को उसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए एज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। इफ़ एनी आइटम ऑफ इनकम इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मटीरियल एज पर द अबव नॉर्म्स इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड। तो अपन लोग उसका एक्रूअल बेसिस को छोड़ के उसके ऊपर रिसिप्ट वाला मतलब कैश बेसिस अपना सिस्टम लगा सकते हैं और ऑडिटर नीड नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट इन दैट सिचुएशन। और अपन लोग उस पर अगर कैश बेसिस लगाएंगे तो ऑडिटर को ज़रूरत नहीं कि वो उस चीज़ पे क्वालिफाई करे अपनी रिपोर्ट को। Banks recognize income such as interest, fees and commission on accrual basis, that is as it is earned. It's an essential condition for accrual of income that it should not be unreasonable to expect its ultimate collection. Accrual basis का मतलब ये ultimate वो रहता है कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन रहती है कि एक्रूअल तो आप चलो रिकॉर्ड कर रहे हो इनकम को, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका अल्टीमेट कलेक्शन आपके बैंक के पास हो ही नहीं, वो पता चल रहा है NP हो चुका हो। इन मॉडर्न डेज बैंकिंग द एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इनकम और एडवांसेज आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड थ्रू बैच प्रोसेस इन CBS सिस्टम। आज का CBS सिस्टम सब कुछ ऑटोमेटिक ही कर देता है रिकॉर्ड इनकम को। इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ इनकम अराइजिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ NPAs द गाइडलाइंस रिक्वायर दैट बैंक शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम ऑन NPA। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था अपने थर्ड या सेकंड वीडियो में। अंटिल इट इज एक्चुअली रियलाइज, जब तक NPA से इनकम को वो रियलाइज नहीं कर लेता है तब तक हम लोग उसके इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। व्हेन अ क्रेडिट फैसिलिटी इज क्लासिफाइड एज NPA फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्रेडिटेड टू द इनकम अकाउंट इन द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर। जब वो पहली बार NPA बनेगा तो उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है और हमने क्रेडिट अपने बुक्स के अंदर कर रखा है उसको हम लोग जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, जितना हमने क्रेडिट कर दिया था विच हैज़ नॉट बीन रियलाइज शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर। या तो हम लोगों को उसको रिवर्स कर देना चाहिए, प्रीवियस ईयर का हो या फिर इसी ईयर का हो, या फिर हमारे को उसको प्रोवाइड फॉर मतलब उसके लिए प्रोविजन बना देने चाहिए। दिस विल अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स ऑल्सो। अगर किसी अकाउंट पे गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है तो भी हम लोग उसको NPA क्लासीफाई करेंगे और उसकी इनकम को रिवर्स करेंगे।
Interest on advances against term deposits, NSC, IVP, KVP and LIC, life insurance policies may be taken to income account on due date provided adequate margin is available in the accounts. ठीक है. In the case of bills purchased outstanding at the close of the year रिसीव्ड देयर ऑन शुड बी प्रॉपरली अपोर्शन बिटवीन द 2 years. अगर अपन लोगों ने कोई लास्ट में मतलब जैसे मार्च में ईयर एंडिंग होता है तो अपन लोगों ने कोई फरवरी के अंदर बिल डिस्काउंट करा था, ठीक है ना, और उसको फिर परचेज़ करा था और अपन ने उसको दे दिया उसको पैसा, तो जो अपनी उसकी इनकम रहेगी अपन को उसको प्रपोर्शन करना रहेगा दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के बीच के अंदर. तो वो जो इन द केस ऑफ बिल्स परचेज आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर डिस्काउंट रिसीव्ड देयर ऑन शुड बी प्रॉपरली अपोर्शनड बिटवीन द 2 years. ठीक है. अब इस पॉइंट के अंदर वही बातें हो रही है. इन द केस ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शन the auditor should also examine the procedure for crediting the party on whose behalf the bill has been collected. The procedure is usually such that customer's account is credited only after the bill has actually been collected from the drawee. जिसने उसका बिल का जिसको बिल का पेमेंट करना था उससे अपन को पैसा रिसीव हो गया है तभी अपन लोग उसको ख़त्म करते हैं, इधर बाय द बैंक इटसेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट, या फिर बैंक के एजेंट के द्वारा वो कलेक्ट हो गया वो पैसा. दिस प्रोसीजर इज इन कंसोनेंस विद द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ द बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शन. द कमीशन ऑफ द ब्रांच बिकम्स ड्यू ओनली व्हेन द बिल हैज़ बीन कलेक्टेड. ओके. फीस एंड कमीशन अर्नड बाय द बैंक एज ए रिजल्ट ऑफ री नेगोशिएशंस और रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स. अगर कोई बोरोवर अपना पैसा टाइम पे नहीं दे पा रहा है या फिर उसको अपनी लायबिलिटी कम करानी है या अपनी लायबिलिटी बढ़ानी है तो वो बैंक से री नेगोशिएशन या फिर रीशेड्यूलिंग करवाने के लिए आ जाता है, तो उसके ऊपर जो बैंक फीस और कमीशन चार्ज करता है वो रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन एक्रूअल बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द री नेगोशिएटेड या फिर रीशेड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट. तो वो जो नया टर्म हुआ है बैंक का लोन का उसके हिसाब से हम लोगों को उसको एक्रूअल बेसिस पे बांट देना चाहिए इंटरेस्ट को. टेस्ट चेक द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द बैंक फॉर द सैंपल सिलेक्टेड. ओके. उसकी टेस्ट चेकिंग कर देंगे अपन लोग. टेस्ट चेक द फीस एंड कमीशन अर्न्ड बाय द बैंक मेड फॉर कमीशंस ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन, लेटर्स ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटीज पे जो उसको फीस और कमीशन मिलेगा ऑडिटर उसको टेस्ट चेक करेगा, मतलब सारों को नहीं, सैम्पलिंग के बेसिस पे वो चेक करेगा ऑडिटर. इस पेज को छोड़ दो. अब अगला टॉपिक ये आपके नीचे क्वेश्चंस के अंदर भी दे रखा है, रिवर्सल ऑफ इनकम. इफ़ एनी एडवांस इंक्लूडिंग बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड बिकम NPA एज एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर. लास्ट में क्लोज ईयर एंड में आके कोई NPA बन जाता है अपना एडवांस या फिर बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड. एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड जो उस पर एंटायर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है और या फिर उस पर क्रेडिट अपन ने इनकम अकाउंट के अंदर कर दिया है इन द पास्ट पीरियड या फिर जो इस साल के अंदर करा है शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर इफ द सेम इज नॉट रियलाइज. दिस विल अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स ऑल्सो. ये अपन ने ऊपर भी डिस्कस करा था, सेम पॉइंट वो का वही रिपीट हुआ है. ये MCQ में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स पे भी हम लोग NPA रिकॉर्ड करेंगे क्या उनको, और उनका भी अपन लोग मतलब इंटरेस्ट इनकम को हम लोग वापस से रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे जो कि रियलाइज़ नहीं हुई है. हाँ करेंगे उनको भी. इन रेस्पेक्ट ऑफ NPAs फीस कमीशन एंड सिमिलर इनकम दैट हैव एक्रूड शुड सीज टू एक्रू इन द करंट पीरियड एंड शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर विद रेस्पेक्ट टू पास्ट पीरियड्स. उस करंट पीरियड का तो हम लोग एक्रू करना ही बंद कर देंगे और जो पास्ट पीरियड्स का रहेगा उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे या फिर उसका प्रोविजन बना देंगे इफ अनकलेक्टेड. फर्दर इन केस ऑफ बैंक्स विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम इन द पास्ट शुड रिवर्स द इंटरेस्ट if it was recognized as income during the current year or make a provision for an equivalent amount if it was recognized as income in the previous year. Okay. Furthermore, the auditor should inquire if there are any large debits in the interest income account that have not been explained. अगर interest income account के अंदर कुछ large debits हो रहे हैं जो कि explain बैंक ने नहीं करा है तो बैंक को उससे auditor को inquire करना चाहिए बैंक से. It should be inquired whether there are any communication from borrowers pointing out differences in interest charge and whether appropriate action has been taken in this regard. बैंक ऑडिटर को पूछना चाहिए कि कोई कम्युनिकेशन आया है क्या बोरोवर से या फिर और उस अगर कम्युनिकेशन आया है तो वेदर अप्रोप्रिएट एक्शन हैज़ बीन टेकन इन दिस रिगार्ड. ओके. अभी दो बातें लीज और टेक आउट फाइनेंस के लिए हैं. लीज असेट के ऊपर द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस इनकम एज डिफाइंड इन एस 19 लीजेस ऑन द लीज असेट विच वॉज एक्रूड एंड क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट बिफोर द असेट बिकम NPA. जब NPA नहीं हुआ था उससे पहले जो हमने एक्रू कर दिया और अपने बुक्स के अंदर क्रेडिट कर दिया और वो अनरियलाइज्ड है तो अपन को मालूम है नॉर्मल सा प्रिंसिपल है शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड. ओके. अब ये टेक आउट फाइनेंस का भी सेम केस है. ऑन पार्शियल रिकवरीज इन NPAs. अब कुछ कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई अकाउंट NPA था तो उसके ऊपर अपने को 5 करोड़ का NPA चल रहा था, वो मतलब 5 करोड़ का एडवांस था, उसमें से उसको अपन को 10 लाख रुपए दे रहा है. तो इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर फॉर द पर्पज ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन NPA कि जब उससे पैसा आएगा तो हम लोग उसको कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे, दैट इज टुवर्ड्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम लोग किसका ड्यू उसको रिकवर मानेंगे.
banks are required to adopt an accounting policy and exercise the right of appropriation of recoveries in a uniform and consistent manner. तो बैंक के पास राइट है कि मतलब वो अपने हिसाब से यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट मैनर के अंदर उसको लिए अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर सकता है. यूजुअली द अप्रोप्रिएट पॉलिसी टू बी फॉलोड इज टू रिकॉग्नाइज इनकम एज पर AS9 व्हेन सर्टेनिटी अटैचेस टू रियलाइजेशन एंड अकॉर्डिंगली अमाउंट रिवर्स या डी रिकॉग्नाइज और नॉट रिकॉग्नाइज इन द पास्ट पीरियड शुड बी अकाउंटेड. जो हमने पहले अकाउंट नहीं करा था उसको हम लोग अब रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर AS9 उसके लिए सर्टेनिटी दिखाता है तो. इंटरेस्ट पार्टली या फिर फुली रियलाइज इन NPAs कैन बी टेकन इनटू इनकम अकाउंट. हाउएवर इट शुड बी इंश्योर्ड दैट क्रेडिट्स टुवर्ड्स इंटरेस्ट इन द रेलेवेंट अकाउंट्स आर नॉट आउट ऑफ फ्रेश एडिशनल फैसिलिटीज़ या सैंक्शन टू द बोरोवर्स कंसर्न. ऐसा नहीं हो कि हम लोगों ने उसको नया लोन लिया, उसी लोन से अपन को उसने पुराना वाला इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, तो फिर ये हम लोग इसको फ्रेश रिकवरी नहीं बोलेंगे. मतलब कोई नया पैसा अपन को नहीं आया, अपने पास वापस पैसा आया तो हम लोग इसको फिर छोड़ देंगे NPA के लिए. अब ये मेमोरेंडम अकाउंट है, यहाँ से आपके लिए MCQ आ सकता है. Memorandum account. On an account turning NPA, banks should reverse the interest already charged and not collected by debiting P&L and stop further application of interest. ठीक है. However, bank may continue to record such accrued interest in a memorandum account. बैंक अगर चाहे तो इसको जो accrue हो रहा है interest NPAs पर उसको एक अलग memorandum account के अंदर जो कि virtual account रहेगा उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकता है for control purposes. For the purpose of computing gross advances. जब हम लोग gross advances हमारे compute कर रहे होंगे तो interest जो कि memorandum account के अंदर credited हुआ होगा हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे. ये चीज़ अपने MCQ में पूछी जा सकती है. इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल टॉपिक है, आप रीड कर लेंगे. एक्सपेंस 3 तरीके के होते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज. ये भी नॉर्मल टॉपिक है, आप लोग रीड करके छोड़ सकते हैं. अब ऑडिट अप्रोच क्या रहेगी ये एक्सपेंस के मैटर्स के अंदर. In carrying out an audit of interest expense, the auditor is primarily concerned with assessing the overall reasonableness of the amount of interest expense by analyzing ratios of interest paid on different type of deposits and borrowing to the average quantum of the respective liabilities during the year. जो एवरेज रेट बनती है उसी के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि इंटरेस्ट इतना ही हमने पे करा है या फिर हमने ज़्यादा या कम करा है. मॉडर्न डेज के अंदर आजकल CBS ये सब काम कर देता है. CBS मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम. द ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. हर क्वार्टर के एंड में जितना जितना बैलेंस हर डिपॉजिट्स के ऊपर पेंडिंग है वो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा बैंक से और उसका एनालिसिस पूछेगा, मतलब एनालिसिस खुद करेगा. फ्रॉम सच इन्फॉर्मेशन ऑडिटर में वर्क आउट अ वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट. उससे ऑडिटर एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट लगा लेगा और फिर द ऑडिटर में देन कंपेयर दिस रेट विद द एक्चुअल एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द रेलेवेंट डिपॉजिट्स एज पर द एनुअल अकाउंट्स एंड इंक्वायर इनटू द डिफरेंस इफ मटीरियल. और जो दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा एवरेज रेट के अंदर और जो एक्चुअल रेट है उनके ऊपर ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से. द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंपेयर द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द रेलेवेंट डिपॉजिट्स विद द corresponding figures for the previous years and analyze any differences, material differences. और अगर कोई मोटा डिफरेंस आता है तो उसको एनालाइज करेगा. बाकी पैराग्राफ आप रीव कर सकते हैं. अब ऑडिटर शुड ऑन अ टेस्ट चेक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं आपके पेपर के लिए. ऑडिटर ऑन अ टेस्ट चेक बेसिस वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योर दैट. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वेरीफाई करेगा टेस्ट चेक बेसिस पे ऑडिटर और इंश्योर करेगा क्या क्या चीज़ें. 4 पॉइंट्स. इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट्स अप टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट डेट. इंटरेस्ट हमने जो पे करा था कैलकुलेट करने के लिए वो हमने अप टू द बैलेंस शीट पूरा का पूरा प्रोवाइड करा है. इंटरेस्ट रेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द बैंक्स इंटरनल रेगुलेशंस, RBI के डायरेक्टिव्स एंड एग्रीमेंट्स विद द रेस्पेक्टिव डिपॉजिट होल्डर. हाँ ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स आपके बिल्कुल सेम उसी के होने चाहिए जो आपके इंटरनल रेगुलेशंस के हों या फिर जो RBI ने डायरेक्शंस दे रखे हों या फिर जो आपका डिपॉजिट होल्डर जिसने आपको पैसा दिया था उससे आपने जो एग्रीमेंट करा उसके हिसाब से हो. इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स RBI के या फिर बैंक के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच बैलेंसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड एट रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेड ऑफिस या फिर RBI. ठीक है, 4 पॉइंट्स आपको याद करना है. टेस्ट चेक बेसिस के लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में ऑडिटर क्या इंश्योर करेगा. The auditor should ascertain whether there are any changes in interest rate on saving account and term deposits during the period. Auditor should obtain interest rate card for various type of deposits and analyze the interest cost for the periods accordingly. The auditor should examine the completeness that interest has been accrued on the entire borrowing portfolio and the same should agree with the general ledgers. जो the auditor should examine the completeness that interest has been accrued on the entire borrowing portfolio. इंटरेस्ट जो अपना पूरा बोरोइंग का पोर्टफोलियो था जो आप बैंक ने ले रखा है, बोरोइंग्स कर रखी हैं, वो उसके कंप्लीट इंटरेस्ट की कंप्लीटनेस चेक करेगा. और जो जनरल लेजर्स के अंदर इंटरेस्ट हुआ हुआ है क्रेडिट, मतलब जो इंटरेस्ट क्या जो अपने बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट आ रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ऑडिटर शुड रिकम्प्यूट द इंटरेस्ट एक्रूवल दैट इज बाय रेफरिंग टू द पैरामीटर्स लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड elapsed till the date of balance sheet etc.
एक्सेट्रा फ्रॉम द टर्म शीट, डील टिकट्स, एग्रीमेंट्स एंड इंश्योर दैट रिकम्प्यूटेड अमाउंट इज टेलिंग विद द अमाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ऑडिटर खुद भी एक बार कंप्यूट करके देखेगा इंटरेस्ट कि वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे तो आजकल CBSE होता है तो इंटरेस्ट के अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। अब ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में दे रखे हैं, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। एक यहाँ पे एक डिस्क्लोजर ऑफ द प्रायर पीरियड आइटम्स दे रखा है शॉर्ट में। अपन ने अभी ऊपर देखा था कि पार्ट बी के अंदर तो थर्ड शेड्यूल के पार्ट बी के अंदर तो P&L की बातें होती हैं, लेकिन जो पार्ट ए रहता है उसके अंदर अपना बैलेंस शीट की बातें होती हैं। सिंस द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंक प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर्म बी अंडर थर्ड शेड्यूल टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स ऑन करंट ईयर प्रॉफिट्स। जो ये रहता है फॉर्म बी, उसके अंदर कोई भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है स्पेसिफिकली कि आपको इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स बताना है ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। सच डिस्क्लोजर्स वेर एवर वांटेड मे बी गिवन। तो अगर बैंक चाहे तो जहाँ पर उसको बैंक को लगता है वो डिस्क्लोजर उसके रिगार्डिंग दे सकता है। ठीक है, अब इसकी समरी आप लोग रीड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसकी समरी में काम का। टेस्ट और नॉलेज के अपन ने MCQs पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, अपन लोग अब ट्रू एंड फॉल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है RBI हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स ओनली। नहीं, उसको तो हर बैंक का है, सिर्फ कमर्शियल बैंक ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इन द कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट द ऑडिटर नीड नॉट बी फैमिलियर विद लेटेस्ट एप्लीकेबल RBI गाइडलाइंस दैट हैव बियरिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑन इनकम रिकग्निशन। नहीं, ऑडिटर को तो सारी एप्लीकेबल RBI गाइडलाइन से अपडेटेड रहना पड़ेगा, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट हो या फिर कोई सा भी इन्वायरमेंट हो। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। द ऑडिटर कैन एज्यूम दैट सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड रिलाइड अपॉन विदाउट एविडेंस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द सिस्टम ड्राइवन इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन वैलिडेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स्ड एंड एप्लीकेबल। नहीं, ऑडिटर को तो डायरेक्टली किसी भी सिस्टम पे वो नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। तो उसको पूरा का पूरा सिस्टम को देखना पड़ेगा, भले से वो सिस्टम सही कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, पहले उसको टेस्ट चेक करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल्स और सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी सिस्टम के अंदर। कोलेट्रल सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और द वन अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। नहीं, ये तो प्राइमरी सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। रजिस्टर्ड मोर्टगेज इज इफेक्टेड बाय अ मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल विद इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी देयर ऑफ। नहीं, ये तो आपने क्या पढ़ा था, ये इक्विटेबल मोर्टगेज की डेफिनेशन बनेगी, अपन ने ऐसा पढ़ा था ऊपर। दोनों डेफिनेशन अपन ने कर रही थी, रजिस्टर्ड मोर्टगेज क्या होता है और इक्विटेबल मोर्टगेज क्या होता है। तो ये इक्विटेबल मोर्टगेज की डेफिनेशन दे रखी है उन्होंने, तो ये भी गलत है अपना। Any amount due to the bank under any facility is overdue if it is not paid within 90 days of becoming due। नहीं, वो ये गलत है। ये ओवरड्यू तो तब होगा जब उसकी ड्यू आ रही थी, मतलब ड्यू डेट आ रही थी और तब तक वो पेमेंट नहीं हुआ, तो जैसे ही अगला दिन आएगा वो ओवरड्यू मान लिया जाएगा और उसको हम लोग NPA रिकॉर्ड कर देंगे। एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट या फिर ड्रॉइंग पावर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है, An account should be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit या drawing power। इन्होंने सेम वही वापस लाइन रिपीट कर दी और अपन से ये लोग बोलते हैं रीजंस दो। ठीक है, चलो ये करेक्ट है। यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। Friends, hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.